हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि हम चैप्टर 1 यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो कि है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। काफ़ी सारे टॉपिक्स आपने यहाँ पर पढ़ लिए थे, जैसा कि चेंज क्या है यानी कि परिवर्तन क्या है, टाइप्स उसके पढ़े थे। तो 2 टाइप यहाँ पर हमने देखे थे, एक आपका फिजिकल चेंज आया था, दूसरा केमिकल चेंज। इसके अलावा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है उसके बारे में पढ़ा था, और ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होती हैं। अगर कहीं पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो वहां पर आपको कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए आपने 5 ऑब्जर्वेशंस देखी थी जिनसे कि आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होने का पता लगा सकते हैं। ओके, इसके अतिरिक्त आपने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़े। हमने यहाँ पर टोटल 11 प्रकारों की बात की है, ठीक है, जिनमें से मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट बताए कि जो आपके बुक में भी हैं और जिनमें से एग्जाम में आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ओके, इसके अलावा हमने लास्ट सेशन में संक्षारण की बात की थी, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे भी आपका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की और संक्षारण के बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में काफी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली थी। संक्षारण पर हम आए थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बाद। संक्षारण यानी कि कोरोजन। Corrosion is the process of slowly eating up metals by gas and water vapors present in the atmosphere due to the formation of certain compounds like oxide, sulfides, carbonates, etc. Okay? आपका जब भी कोई धातु का क्या होता है, उसकी जो ऊपर की सरफेस है वो ऑक्सीजन वाटर के संपर्क में आने से खराब हो जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? संक्षारित होना कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा जब लोहे का संक्षारण होता है उसको हम रस्ट कहते हैं, यानी कि जंग, उसे आप कहते हो कि जंग लग गया है लोहे पर, तो वो क्या है? संक्षारण की प्रक्रिया के फलस्वरूप आपका जो लोहे का कोई भी वस्तु थी उसके जो ऊपर की सरफेस थी, ऊपर की सतह, वो खराब हो गई है, उस पर जंग की परत लग गई है, और इसी प्रक्रिया को आपका संक्षारण कहा जाएगा। सो रस्ट, कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। लोहे का जो जंग लगने की प्रक्रिया है उसको रस्टिंग कहा जाता है, यानी जंग लगना कहा जाता है। व्हेन आयरन कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, that is water, a reddish brown coating is formed on the surface of iron which is called rust. Okay, जब लोहा जो है या लोहे की कोई भी वस्तु जो है वो वाटर के कांटेक्ट में, यानी मॉइस्चर, नमी जिसे कह रहे हैं, इसके अलावा ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो उसकी ऊपर की जो सरफेस होती है किसी भी वस्तु की, जो लोहे की ऊपर की सरफेस होगी, वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, और उस पर एक रेडिश ब्राउन कलर, लाल भूरे रंग की एक परत जम जाती है जिसे जंग कहा जाता है। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, गैस या वाटर के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जंग क्या है? लोहे का संक्षारण जंग लगना कहलाता है। जब लोहा नमी यानी पानी की उपस्थिति में ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो लोहे की सतह पर लाल भूरी परत बन जाती है जिसे जंग कहा जाता है। ओके, तो इतना हमने इसमें देख लिया था। आगे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, यानी रस्टिंग जो कि आपका जंग लगना है, उससे किस प्रकार से आप किसी वस्तु को बचा सकते हैं जंग लगने से। ठीक है, तो आप किसी वस्तु को जंग लगने से कैसे बचाते हैं? संक्षारण आपने पहले भी पढ़ा है। जंग लगना आप डेली अपने लाइफ में जो आपकी प्रतिदिन की दिनचर्या है, अपने आसपास आप लोहे की कई वस्तुएं देखते हैं। ठीक है, उन कई वस्तुओं पर जंग लगता है और आप फिर उनको बचाने के लिए कुछ उपाय करते हैं। एक बार किसी वस्तु पर जंग लग गया है फिर उसका निश्चित है खराब होना तय है, लेकिन उससे पहले आप क्या करते हो? अगर आप सपोज, मैंने कहा आप कोई आप नया घर बना रहे हो, ठीक है, फिर क्या करते हैं? लोहे के सपोज गेट ला रहे हो आप, तो क्या करते हैं फिर उस गेट पर? गेट आपका किससे? लोहे से बना हुआ है, लोहा आपकी धातु है। कुछ समय के पश्चात ये क्या हो जाएगी? नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से खराब होने लगेगी। ठीक है, और इस पर जंग लगने लगेगा। तो जंग लगने से बचाने के लिए आप उस पर क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो पेंट करना क्या है? जंग लगने से बचाने की एक विधि है। क्लियर? किसी भी धातु की वस्तु या लोहे की वस्तु पर अगर आप पेंट लगा दोगे तो आपने उसकी ऊपर की सतह को ढक दिया है, कवर कर दिया है पेंट से, ताकि वो ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में ना आ सके। और जब भी वो ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में नहीं आएगी तो उसका संक्षारण नहीं होगा।
जंग लगने से आप कैसे किसी वस्तु को बचा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली प्रक्रिया आपकी क्या है कि आप उस पर क्या कर देते हैं, पेंट लगा देते हैं। जो भी आपकी लोहे की वस्तु है या किसी भी धातु की वस्तु है उस पर आप क्या कर देते हो, पेंट लगा देते हो। तो पहला आपका क्या है, पेंट लगाने से क्या होगा, देखो ये कोई लोहे की वस्तु है जो यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। ये लोहे का कोई ऑब्जेक्ट है, ओके। लोहे की वस्तु पर जंग लग रहा था, क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ एनवायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन है और H2O यानी कि नमी है, इसके कांटेक्ट में आ रही थी ये वाली सरफेस, ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये लोहा है, आयन Fe, ठीक है। इसके कांटेक्ट में आ रहा था और किसका निर्माण कर रहा था, ये कर रहा था रस्ट का निर्माण यानी जंग का। जो आपको ये वाली सरफेस दिख रही है ना, ये जो है ये जंग है, सारा लाल भूरे रंग की जो परत इस पर बन रही है ये जंग की है। इसको बचाने के लिए यानी ये जो लोहा है इसको O2 और H2O के संपर्क में आने से आप कैसे रोकोगे, आपने क्या किया कि मैम हमने इस पर एक परत चढ़ा दी पेंट की। ये पेंट की परत जब आपने इस पे चढ़ा दी तो इससे क्या हुआ, जो ये O2 और H2O के संपर्क में आ रही थी Fe, ये अब इनके संपर्क में डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। और जब ये आयन यानी कि लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में नहीं आएगा तो इससे क्या होगा, इससे संक्षारण नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आप क्या कह रहे हो कि हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट कर रहे हैं। आपने अपने जो नया गेट आप खरीद के लाए थे घर के लिए उस पर पेंट कर दिया, जितने भी ग्रिल्स रेलिंग वगैरह आपकी खराब हो जाएगी, ठीक है। और आप क्या करते हैं, आप उसको ऐसे मोल्टन जिंक में डुबो सकते हैं। जैसे आप इस आयन के ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, लोहे की वस्तु थी उसको आपने ये मोल्टन जिंक यानी कि गलित अवस्था में जो जिंक है, पिघला हुआ जिंक आप बोल सकते हैं, यानी कि जस्ता, ठीक है। जस्ते में आप इसको डुबोते हैं तो क्या होगा, लोहे की जो वस्तु है उस पर जस्ते की एक परत चढ़ जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो ऑक्सीजन और आपका H2O है वो इस वस्तु पर जिंक पर क्या करेगा, रिएक्ट करेगी। ये आपकी लोहे की वस्तु थी, इस पर आपने क्या कर दिया, जिंक की परत चढ़ा दी, ये जिंक की परत चढ़ा दी। अब जो एनवायरमेंट की ऑक्सीजन है और आपका क्या है H2O है वो आपका जिंक पर रिएक्ट करेगा, ठीक है। और अंदर की जो आयन है आपकी यानी कि लोहा है वो सुरक्षित रहेगा, यानी कि उसका संक्षारण नहीं होगा, अब जिंक का संक्षारण होगा, क्योंकि जिंक भी आपकी एक धातु है ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर रहे हो, आपने एक तो पेंट लगाने से संक्षारण को रोका है, दूसरा आपने कहा कि हमने लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी, इससे भी हमारा क्या हुआ, संक्षारण रुक गया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या करते हैं, आपने देखा होगा कई मशीन में ऑयलिंग की जाती है, यानी कि उन पर तेल लगाया जाता है और तेल लगाने से भी क्या होता है, आपका उसका संक्षारण रुक जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार लोहे का कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर क्या की जा रही है, ऑयलिंग की जा रही है, ठीक है, ताकि उसका संक्षारण रोका जा सके, ओके। तो इस प्रकार से हमने प्रिवेंशन की बात की, तो क्या क्या है, बैरियर प्रोटेक्शन इन दिस प्रोसेस, द मेटल इज नॉट अलाउड टू कम इन कॉन्टेक्ट विद एयर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर बैरियर प्रोटेक्शन किया जाता है, यानी कि लोहे की जो वस्तु है उसको ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, एयर मॉइस्चर के संपर्क में आने से, इन सभी के संपर्क में आने से रोका जा रहा है, समझ रहे हैं। लोहे की वस्तु डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए ऑक्सीजन के या वाटर के, इसलिए उस पर क्या किया जा रहा है, द मेटल सरफेस इज कोटेड विद पेंट, धातु की सतह पर पेंट अप्लाई किया जा रहा है, इसीलिए उन पर क्या किया जा रहा है, पेंट लगाया जा रहा है। और अ फिल्म ऑफ ऑयल और ग्रीस ऑन द सरफेस ऑफ आयरन टूल्स एंड मशीनरी, क्या किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त लोहे के आपके जितने भी टूल्स होते हैं या फिर जितनी भी मशीनें होती हैं उन पर ग्रीस या ऑयलिंग की जाती है ताकि उनको संक्षारित होने से बचाया जा सके, ओके। थर्ड है आपका कोटिंग द आयरन सरफेस विद नॉन कोरोडिंग मेटल, ओके। ऐसा आपकी धातु उस पर अप्लाई की कर दी जाएगी, यानी कि जैसे आपने जिंक की बात की, जिंक के अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, जिंक लगाना तो आपका गैल्वेनाइजेशन होता है, गैल्वनीकरण उसको बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपका क्या होता है, नॉन कोरोडिंग मेटल, यानी ऐसी धातु जो संक्षारित नहीं होगी उसकी परत लोहे के ऊपर चढ़ा दी जाएगी, जैसे कि निकिल की चढ़ा सकते हैं, क्रोमियम की चढ़ा सकते हैं, एल्यूमिनियम की चढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये सारी कैसी हैं, नॉन कोरोडिंग मेटल है, ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ओके। तो अगर पूछा जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है तो आप कहेंगे
जो कोरोडिंग मेटल्स होती हैं यानी ऐसी धातुएं जिनका संक्षारण होता है, उन पर संक्षारण ना होने वाली धातुओं की जब परत चढ़ा दी जाती है तो इसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। फोर्थ है आपका कोटिंग द आयरन सरफेस विद फॉस्फेट और अदर केमिकल्स गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, इस प्रकार से भी आप उसको एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ थे, इसमें आपका गैल्वेनाइजेशन भी आए गए, गैल्वेनीकरण यानी कि। तो बैरियर प्रोटेक्शन, इस प्रक्रिया में धातु को हवा, नमी, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में नहीं आने दिया जाता है। प्रयोग की जाने वाली विधियां इसमें कौन कौन सी है? धातु की सतह को पेंट से लेपित किया जाता है, लोहे के औजारों और मशीनरी की सतह पर तेल या ग्रीस की परत चढ़ा करके इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया द्वारा लोहे की सतह को संक्षारक न करने वाली धातुओं जैसे निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम आदि से लेप करना, या लोहे की सतह पर फॉस्फेट या अन्य रसायनों की परत चढ़ाने से हवा और नमी से क्या है उसको सुरक्षा मिलती है। ठीक है, चलिए इतना नोट करेंगे जल्दी से। और आप क्या कहेंगे? एक और है इसमें, गैल्वेनीकरण द्वारा, जिसमें आपने क्या कहा? जस्ते की परत चढ़ा देने से। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। तो जब यहाँ पर कोरोजन की बात करते हैं तो कोरोजन क्या है? आपका ऑक्सीडेशन का एक एग्जाम्पल है। ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन की जो अभिक्रिया है। यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन आपकी जुड़ते हुए आपको दिख रही है, हमने क्या बोला? संक्षारण के प्रक्रम में आपका एयर की प्रेजेंस में, यानी आप बोल रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में संक्षारण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन चूंकि जुड़ रही है और ऑक्सीजन के कारण संक्षारण हो रहा है, तो ये उपचयन का एक उदाहरण है, आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको पूछा जाएगा कि उपचयन में कौन कौन सी अभिक्रिया बता सकते हैं, तो जंग के बनने की भी अभिक्रिया एक क्या है? ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है, यानी उपचयन का एग्जाम्पल। ओके, तो अगर संक्षारित होने से किसी भी धातु को बचाना है तो गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑयलिंग या ग्रीसिंग की जाती है, तो इन सब से हम क्या कर सकते हैं? उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा भी आप किसी भी धातु का संक्षारण होने से बचा सकते हैं। ओके, एक बार वस्तु संक्षारित हो गई है फिर उसको बचाया नहीं जा सकता। ये सारे प्रिवेंशन आपको पहले, यानी सावधानी आपको पहले बरतनी होंगी। ओके, चलिए दूसरा आपका उपचयन का उदाहरण है रेंसिडिटी, यानी कि विकृत गंधिता। ठीक है, रेंसिडिटी या विकृत गंधिता क्या होती है? कभी कभी आपने कोई खाद्य सामग्री, जैसे आपके चिप्स हो गए या फिर आपके नमकीन्स होती है, कई सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिसमें ऑयल होता है या फिर घी होता है। ठीक है, वो सारे क्या हो जाते हैं? कुछ समय तक अगर खुले रहें, अगर आपने एक बार पैकेट खोल दिया है और वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में यानी हवा के संपर्क में आ गई है, तो उसमें थोड़े अलग प्रकार की स्मेल आने लगती है। ठीक है, वही क्या है? वही फूड आपका रेंसिड हो चुका है, यानी विकृत गंधी हो चुका है, वो खराब हो चुका है जब आप कहते हैं। तो यानी उस फूड में जो आपका जितना भी ऑयल वगैरह प्रेजेंट था उसने ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ली है, जिसके फलस्वरूप रेंसिडिटी आपको देखने को मिली है। ठीक है, इट इज अ कंडीशन इन विच एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट इन फूड gives it an unpleasant flavor and odor। क्या होता है बच्चे? इट इज अ कंडीशन, यह एक ऐसी स्थिति है। कौन? रेंसिडिटी। इन विच एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? यानी हवा में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उसके द्वारा अनसैचुरेटेड फैट जो है, ठीक है, जितना भी वहां पर वसा है, वो आपका असंतृप्त वसा जिसको आप कहते हैं, वो जो फूड में प्रेजेंट है, ठीक है ना, खाने में क्या है, उस खाद्य सामग्री में कुछ तो ऑयल होगा, कुछ आपका फैटी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो अनप्लीजेंट स्मेल देने लगता है, एक अजीब प्रकार की उसमें गंध आती है, और फ्लेवर, उसका जो आपका फ्लेवर होता है वो भी अलग प्रकार का हो जाता है। ठीक है, तो यही क्या है? यही रेंसिडिटी है। रेंसिडिटी मेक्स फूड अनडिजायरेबल फॉर कंजप्शन।
यानी कि आप उस फूड को कंज्यूम नहीं कर सकते हो। ओके, दिस फर्दर फॉर्म्स volatile aldehydes, esters, hydrocarbons, alcohol, etc., which gives an unpleasant odor and taste. Microorganism also aids this process. ओके, यानी कि क्या हो रहा है, वो चीजें आपकी खराब हो रही हैं, जितनी भी खाद्य सामग्री थी। सपोज आप चिप्स का कोई पैकेट खोलते हो तो घर वाले क्या बोलते हैं कि इसको बंद करके रखिए, एयर टाइट कंटेनर में रखिए, या फिर इसको ऐसे बंद कर दीजिए ताकि ये हवा के संपर्क में ना आए। क्यों? क्योंकि वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर रेंसिडिटी की प्रोसेस हो सकती है, यानी कि जो आपकी खाद्य सामग्री है वो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से, यहाँ पे क्या लिखा है, एरियल ऑक्सीडेशन दिखा है। समझ रहे हैं? एरियल ऑक्सीडेशन यानी हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो क्या करेगी, वो अभिक्रिया करेगी, जुड़ने जाएगी उस खाद्य सामग्री में। ओके, तो इस प्रकार से फिर उसको बंद करके रखा जाता है ताकि हवा का संपर्क उसके साथ ना हो सके, यानी कि ऑक्सीजन का संपर्क ना हो सके। ओके, तो इस प्रकार से देन एग्जाम्पल ऑफ रेंसिडिटी, उदाहरण आपको कहाँ कहाँ रेंसिडिटी देखने को मिलती है। फूड व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक एयर, जब आपको भोजन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर यानी आपके वातावरण में या एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन है उसके संपर्क में आएगी, अ लॉन्ग ड्यूरेशन बिकम्स रेंसिड। ठीक है, तो भोजन क्या हो जाता है, अगर बहुत समय से खुला हुआ है तो वो विकृत गंधी हो जाएगा। बटर चेंजेस इट्स टेस्ट एंड स्मेल व्हेन केप्ट इन एन ओपन एटमॉस्फेयर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, अगर बटर को बहुत समय तक खुला रखा जाएगा तो उसमें अलग प्रकार का टेस्ट और अलग प्रकार की क्या आने लगती है, गंध आने लगती है। तो ये भी क्या है, रेंसिडिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है, जब वसा युक्त अथवा तेल खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाए तो वह उपचयित होकर अपना स्वाद और गंध खो देते हैं और विकृत गंधी हो जाते हैं, विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है, विकृत गंधिता का उदाहरण क्या है, जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं तो वह कुछ समय बाद अपना स्वाद खो देती है और खराब हो जाती है। खाने की ज्यादातर जो आपकी सभी चीजें हैं वो विकृत गंधिता का शिकार होती है। ओके, यानी कि सभी आपकी खराब हो सकते हैं, इसीलिए आप क्या कर रहे हो, इसीलिए आप उनको बंद करके रख रहे हो या फिर उनको हवा के संपर्क में नहीं आने दे रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। खाने को विकृत गंधी होने से आप कैसे बचा सकते हैं, प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, यानी कि सावधानियां आप या रोकने के उपाय आप कह सकते हैं। तो क्या करते हैं, पहला आपको पिक्चर दिख रहा है उसमें आप एयर टाइट कंटेनर्स का यूज कर रहे हैं, यानी कि ऐसे कंटेनर्स ले रहे हैं जिन जो कि हवा से बचा सके खाने को। ठीक है, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट फर्स्ट है आपका, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस दैट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन टू फूड। एंटीऑक्सीडेंट यानी प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करेंगे जो कि ऑक्सीडेशन को नहीं होने देगा, यानी ऑक्सीजन को जुड़ने ही नहीं देगा, तो वहां पर विकृत गंधी नहीं होगा आपका फूड। ओके, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स टू स्लो द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिफिकेशन, फूड को आप एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे इस प्रकार से और रेंसिडिटी होने से बचा लेंगे। ठीक है, या रेंसिड होने से बचा लेंगे। रेफ्रिजरेटिंग फूड ऑल्सो हेल्प टू स्लो डाउन रेंसिडिफिकेशन। ओके, आप क्या करते हैं, भोजन को लंबे समय तक बचाने के लिए उसको फ्रीज में रख देते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, उनसे भी क्या होगा, रेंसिडिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। एंड यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आता है कि विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे नाइट्रोजन गैस का, या फिर पूछा जाता है चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो किसका काम करती है, रेंसिडिफिकेशन को रोकने का काम करती है। ओके, तो विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, विकृत गंधिता को बिल्कुल रोका तो नहीं जा सकता लेकिन उसके प्रभाव को निम्नलिखित तरीकों से धीमा किया जा सकता है। पहला है प्रतिऑक्सीकारक मिलाने से, दूसरा है वायुरोधी बर्तनों का उपयोग करने से, तीसरा है रेफ्रिजरेटिंग भोजन को भी विकृत गंधिता को धीमा कर देता है या उसमें मदद करता है, और चौथा है आपका नाइट्रोजन गैस के उपयोग से। ओके, तो इस प्रकार से आप विकृत गंधिता को थोड़ा रोक सकते हैं। चलिए नोट करेंगे।
तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने संक्षारण को रोकने के उपायों की बात की, साथ ही साथ हमने बोला कि जो आपका विकृत गंधिता है उसके बारे में हमने पढ़ा और उसको भी किस प्रकार से आप रोक सकते हैं और कम कर सकते हैं उसके उपाय हमने देखे। ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स के साथ आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है और आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। आने वाले सेशन में हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज की बात करेंगे, यानी कि जितने टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनमें से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके, और आपको आंसर करना होगा। ठीक है, बाकी आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा आपको, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।